हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। मैं हूँ आपकी ट्विटर प्रेरणा और आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। सो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च किसे कहते हैं, कितने तरीके के रिसर्च होता है, एंड देन हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से रिसर्च होता है, क्या क्या अलग तरीके के स्केल्स होते हैं और सारी चीज़ें। सो चलिए आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड रिसर्च इटसेल्फ, कि ये जो वर्ड रिसर्च है ये कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, कहाँ से आया। सो द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच रिसर्चे। इट मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग। टू गो अबाउट सीकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के खोज में हम निकल रहे हैं। सो ये जो वर्ड है रिसर्च, ये मिडिल फ्रेंच से डिराइव किया गया है एंड इसका मतलब होता है किसी भी चीज की खोज में निकलना। सो रिसर्च इंक्लूड्स एनी क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। को किसी भी तरीके का क्रिएटिव वर्क जिसे हम सिस्टमैटिकली ऑपरेट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम रिसर्च कहेंगे। एंड ये जो रिसर्च होता है, ये जो वर्क है जिसे हम सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, इट फेवर्स एन इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन। हमारा जो अभी नॉलेज है उसमें हमारा इंक्रीमेंट करता है, हमारे कल्चर को इन्हांस करता है, हमारी सोसाइटी में नॉलेज इम्पार्ट करता है। और ये जो नॉलेज हमें मिल रही है इस वर्क को करने से, इस नॉलेज के थ्रू वी डिवाइस न्यू एप्लीकेशन। सो हम इसका नया नया एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि अब बहुत नॉर्मल सा एक एग्जांपल है कि स्टोन से लोग आग लगाना सीखे, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, फिर वो धीरे 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 करके आज हमारा हम माचिस से, लाइटर से, बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं आग के लिए। सो ये सब रिसर्च है। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश और कंफर्म फैक्ट्स। कोई भी फैक्ट हमें पहले से पता है, कोई भी चीज हमें पहले से पता है, उसको कंफर्म करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो बिहार स्टेट है वो इंडिया के ईस्ट में है, तो इसे कंफर्म करने के लिए हम वापस से एक रिसर्च या सर्वे या कुछ भी एक कंडक्ट कर सकते हैं, जस्ट टू कंफर्म द फैक्ट जो कि ऑलरेडी हमें पता है, एंड टू एस्टैब्लिश ऑल्सो कि नई चीजें, नई फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ताकि अगर हम कोई भी बात बोल रहे हैं किसी को या किसी भी तरीके का फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक डेटा हो उसको बैक करने के लिए। देन रीअफर्म द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस वर्क्स। किसी ने पहले कोई काम किया हुआ है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखने के लिए कि उन्होंने जो काम किया है वो एग्जैक्टली अभी भी वैसा ही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उनके रिजल्ट्स को हम रीअफर्म करते हैं। सॉल्व न्यू और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमारे पास ऑलरेडी है या फिर कोई नया प्रॉब्लम हमारे पास है, तो उसे सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज सिस्टम क्यों बना, क्योंकि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो हमने ड्रेनेज बनाना स्टार्ट किया। देन सपोर्ट थ्योरम्स। हमारे पास किसी भी तरीके का थ्योरम है, थ्योरी है, उसे सपोर्ट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। और डेवलप न्यू थ्योरीज। नए तरीके की थ्योरीज को डेवलप करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी क्रिएटिव वर्क हम कर रहे हैं उससे किसी ना किसी तरीके की नॉलेज इम्पार्ट होती है ह्यूमंस में। तो वो क्या हो रहा है, वो कभी कभी तो पहले से जो हमारे पास नॉलेज है उसको ही हम अफर्म कर रहे हैं, और कभी कभी क्या हो रहा है कि काम करने के क्रम में हमें कुछ नई चीजें पता चलती हैं, उससे क्या होता है, नए थ्योरीज डेवलप हो रही हैं। तो हमने देखा कि रिसर्च एक्चुअली क्या होता है, बेसिक क्या है, रिसर्च वर्ड क्या है, रिसर्च का मतलब हम क्या समझ सकते हैं। अब रिसर्च अलग अलग तरीके से होता है, केस स्टडी होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, बहुत तरीके का रिसर्च है। तो किस जगह पर हम किस तरीके का रिसर्च कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के रिसर्च करने के क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं और क्यों हम उन्हें करते हैं। सो फर्स्ट टाइप जो है रिसर्च का वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट डिस्क्राइब समथिंग, कि इससे किसी भी चीज को हम इन डिटेल समझ रहे हैं, बेसिकली डिस्क्राइब ही कर रहे हैं। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स
of a study population or a phenomenon of interest. जैसे हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बेसिकली हमारा जो भी टारगेट एरिया है, वहां पे हम जिन भी चीजों पे काम कर रहे हैं उसे हम स्टडी पॉपुलेशन कहते हैं. किसी भी तरीके का स्टडी पॉपुलेशन हमारा, या फिर कोई भी फिनोमेना जिसे हम स्टडी करना चाह रहे हैं. लेट सपोज कि रात और दिन क्यों हो रहा है, ये एक फिनोमेना है, इसे हम स्टडी करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके फीचर्स को सिर्फ जानने के लिए. इन शॉर्ट अगर हम देखें तो किसी भी तरीके का रिसर्च करने के पहले एक पायलट स्टडी जैसा हम करते हैं, सो दैट कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है वो हम अच्छे से जान सकें. This will not answer questions like how, when, why. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से हमें इन सारी चीजों का आंसर नहीं मिल सकता है कि कैसे हो रहा है, कब हुआ, क्यों हुआ. पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी चीज क्या है, या कोई पॉपुलेशन है तो कौन है या कहाँ है. बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब हम उसका हर तरीके से ऑल एस्पेक्ट का स्टडी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, और इसे हम स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहते हैं. The main objective of this type of research is to describe the data and its characteristics. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम डिस्क्राइब करें, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें. इट एम्प्लॉयज द सर्वे मेथड एंड द ऑब्जर्वेशनल मेथड. सर्वे मेथड क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें किसी स्टेट का जानना है कि वहाँ की आबादी कितनी है, या फिर वहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है, तो हम वहाँ सर्वे करेंगे. सर्वे मेथड से हमें इन डिटेल पता चलेगा कि वहाँ पर क्या आबादी है, क्या रेशियो है मेल फीमेल का, ये सारी चीजें. एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड, हम कहीं भी ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ का पैटर्न क्या है, वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है. सो बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. द emphasis इज ऑन द estimation rather than द टेस्टिंग. यहाँ पर हम किसी चीज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारा एक्चुअली रियल है, नहीं है, किस तरीके का प्रॉब्लम है. द एम्स इट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस. किसी भी रिसर्च की स्टार्टिंग हाइपोथेसिस से होता है कि हम हमारे हाइपोथेसिस क्या होता है, लाइक हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. अब इसे टेस्ट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, और ये हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम का पूरी तरीके से नॉलेज होना जरूरी होता है. और वो नॉलेज कहाँ से आती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से. हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, बाकी सारे जो भी साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं उन्होंने पेपर पब्लिश किया, उस पेपर को हम पढ़ रहे होते हैं, फिर हम रिसर्च गैप ढूंढते हैं, और फिर उससे हम अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. ये जो हम लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस है, उसे ही हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसे भी कह सकते हैं, कि बेसिकली हम डिस्क्राइब ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, और उससे एक हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं. नाउ टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी. एक है कोरिलेशनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी. इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी used to compare disease frequency between different groups or segments during the same period of time or in the same population in different periods of time. कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक या दो वेरिएबल के बीच में हम कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को. तो इस स्टडी को हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमें कोई भी एक डिजीज फ्रीक्वेंसी चेक करनी है डिफरेंट ग्रुप्स में, लाइक टाइफाइड है या हम कह लें मलेरिया है, तो वो अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग सेगमेंट ऑफ लोगों में क्या फ्रीक्वेंसी है इस डिजीज की, अगर हमें ये कंपेयर करना है तो हम कोरिलेशनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी का यूज करेंगे. और अगर हमें ये भी देखना है कि सेम पीरियड में अलग अलग पॉपुलेशन में या सेम पॉपुलेशन में क्या फ्रीक्वेंसी है, तो भी हम इसे ही चेक करते हैं. इट इज यूज टू लुक फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम कोरिलेशनल स्टडी करते हैं. The correlation coefficient is denoted by R.
R से डिनोट करते हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को, और इसकी जो वैल्यू होती है वो +1 से -1 तक रेंज करती है। द स्टडी कैन ओनली एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम करता है कि जैसे डाइट और डिजीज। सो किस तरीके का खाना खाने से ओबेसिटी बढ़ रहा है या किस तरीके का खाना खाने से ओबेसिटी कम हो रहा है, तो ये एक तरीके का हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं ओबेसिटी के अकरेंस में और फूड हैबिट्स में। तो इसे हम कह सकते हैं कोरिलेशनल स्टडी, but it does not prove that the change in one variable can cause a change in the other। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अगर हम एक वेरिएबल चेंज करते हैं तो दूसरे में भी चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो ओबिसिटी है वो जेनेटिक भी होता है, इन्वायरमेंटल भी होता है। सो अगर किसी का जेनेटिक है तो आप रिलेशनशिप सेट तो कर रहे हो पर आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि जो ओबेसिटी एक पर्टिकुलर पर्सन में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके डाइटरी हैबिट्स के चलते ही हो रहा है। अब है क्रॉस सेक्शनल स्टडी रिसर्च, इसे हम सर्वेज के नाम से भी जानते हैं। इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स ऑल एट द सेम टाइम। एक टाइम पे जो भी हमारे पास स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। प्रोवाइड्स द स्नैपशॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। ये एक एग्जाम्पल है कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई डिजीज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जानने के लिए हम सर्वे करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या करता है? दिस डिजाइन इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द प्रेजेंट लेवल of one or more variables of interest, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कर रहा है सर्वे के थ्रू, जो अभी प्रेजेंट लेवल पे हमारे पास एक या एक से ज्यादा वेरिएबल अवेलेबल हैं उसके बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम चीज की ओबेसिटी और हेल्थ को हम देख रहे हैं तो उस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देन वेदर एक्सपोजर जो भी रिस्क फैक्टर है उस पे हम कर सकते हैं, या आउटकम डिजीज। सो ये हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हमारा है हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसका एक्सपोजर जो भी रिस्क फैक्टर है वो, एंड देन उसका क्या आउटकम है। आउटकम कोई भी तरीके का बीमारी हो सकता है, तो इनके बीच में जो भी रिलेशन है उसका उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कर रहा है। एज दे एग्जिस्ट इन द डिफाइंड पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब उसके एक्सपोजर को लेके, रिस्क फैक्टर को लेके, उसके आउटकम को लेके, हर चीजों को लेकर के हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे। दीज आर वेरी गुड फॉर मेजरिंग द प्रिवलेंस ऑफ अ डिजीज और अ हाई रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी तरीके की डिजीज के प्रिवलेंस को जानने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कोई रिस्क फैक्टर अगर हमें पॉपुलेशन में देखना है तो उसके लिए अच्छा तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड माइंस में लोग रहते हैं, यूजुअली जो झारखंड के साइड का एरिया है उसमें कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा आई साइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम वहां पे सर्वे करेंगे, और सर्वे करने से हमें पता चलेगा कि क्या रिस्क फैक्टर हैं, किन चीजों के एक्सपोजर से इनमें ये आई साइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे हम कहते हैं सर्वे। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है कि हम एक टाइम पे अलग अलग ग्रुप को भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रॉस सेक्शन में 1 to 6 ईयर के बच्चे हैं, फिर 6 से 12 ईयर के बच्चे हैं। तो इन दो ग्रुप को, ये दो अलग अलग ग्रुप है जिसे हम एक ही टाइम पर स्टडी कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल हुआ। बट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है कि मेजरिंग द सेम सैंपल यूनिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम एक ही तरीके के सैंपल की स्टडी करते हैं लंबे समय तक। सो क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल में हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन हमारा
थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, हम अलग अलग ग्रुप बना करके और उनकी स्टडी कर सकते हैं। पर हमें किसी भी पॉपुलेशन के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए, ओवर द टाइम कैसे कोई चीज ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो 1 to 6 एज ग्रुप का जो ग्रुप बना, उसे अगर हम थ्रू आउट द ईयर लाइक 12 years तक स्टडी कर रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो गई। द सैम्पल रिमेन सेम, प्रॉब्लम विद द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कि ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम एक ही चीज, अब जैसे क्रॉस सेक्शनल में हमारे पास सेट्स बना लिए हमने अलग अलग ग्रुप के, पर लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास एक ही चीज लंबे समय तक करना पड़ रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है और टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय ले रहा है। देन पार्टिसिपेंट एट्रिशन, लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट विद स्टडी। अब आप मान लीजिए कि कोई स्टडी चल रही है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या होगा कि लंबे समय के बाद लोगों में इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, या कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, या किसी भी तरीके से जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो स्टडी से अपना नाम विड्रॉ करने लग जाते हैं। कोहर्ट इफेक्ट्स, ग्रेटर वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप, सो वेरिएशन देखने को मिलता है। देन इन्फ्लुएंस ऑन द टेस्ट रिजल्ट, अब जो भी टेस्ट का रिजल्ट है उस पे भी इसका अफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे तो डिसएडवांटेज है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के। नाउ केस स्टडी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव descriptive research that is used to look at individuals, a small group of participants, or a group as a whole. So case study basically in and out study है, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज हम केस स्टडी में पता करते हैं। केस स्टडी का मतलब ही ये हुआ कि जैसे सर्वे है, वो आप पूरे एक स्टेट का कर सकते हो, पर जो केस स्टडी है, आप लेट सपोज कि एक पर्सन है, अब हमें जानना है कि उसका पूरा साइकोलॉजिकल, जो अभी उसका साइकोलॉजी है, वो उसके चाइल्डहुड में क्या क्या इंसिडेंसेस हुए या इवेंट्स हुए जिनसे अभी का उसका मेंटालिटी या साइकोलॉजी फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम केस स्टडी करेंगे। तो एक पर्सन के पीछे एक ऑब्जर्वर, सो ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ये नहीं है। और ये जनरली किसी इंडिविजुअल के साथ कर सकते हैं या छोटे ग्रुप में कर सकते हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और केस स्टडी का एम्फेसिस होता है एक्सप्लोरेशन पे, हम किसी भी चीज को अच्छे से जान सके, उसको एक्सप्लोर कर सके, ऑब्जर्वेशन पे, और देन ऑन डिस्क्रिप्शन, ये है केस स्टडी। नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च, इसे हम बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च डील्स विद गेनिंग नॉलेज ऑन अ नेचुरल phenomena without any consideration of its application. ओके, सो यहाँ पे हम नॉलेज गेन करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी भी एक नेचुरल फेनोमेना का स्टडी कर रहे हैं, पर हमें अभी उसके एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट टू नो इट इन डिटेल हम उसका बेसिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। The researcher should have a high intellectual approach and a great interest in the research. So जो भी रिसर्चर है, क्योंकि हमें बेसिक हम किसी चीज का जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हाई इंटेलेक्ट होना चाहिए और रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। दे में नीड टू फॉर्मुलेट और रीफॉर्मुलेट थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना पड़ता है या रीडिफाइन करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कैरीड आउट मेनली इन अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, अकेडमिक इंस्टीट्यूट में ही हम करते हैं, क्योंकि वहीं पर हमें बेसिक्स, अगर हम देखें टेक्निकली, तो ज़्यादा बेसिक्स हम अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ही जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसका मेन मोटिव ही है नॉलेज गेन करना। देन अप्लाइड रिसर्च, अब अप्लाइड रिसर्च क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी that is related to practical applications in the field of science. So इसमें हम systematic inquiry
के रूल को फॉलो कर रहे हैं और इससे हम प्रैक्टिकल implications इसका देख रहे हैं साइंस के फील्ड में. It consists of a methodology to solve a specific practical problem of an individual or group. किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के पास कोई एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ways to prevent obesity, role of genetically modified foods on human health. सो ओबेसिटी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो किसी एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी एक ग्रुप का भी हो सकता है. तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होंगे. डाइटरी हैबिट सुधारना, जेनेटिक मैपिंग करना, ये अलग अलग एक्सरसाइज करना, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी जिसे हम मेथड्स कह सकते हैं. सो एक प्रॉब्लम है हमारे पास ओबेसिटी, उसे सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग तरीके का मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं. ये है हमारा अप्लाइड रिसर्च. आज के लेसन में बस इतना ही. होपफुली आपको ये लेसन समझ आया होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, सजेशन है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में राइट बैक कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, सॉरी टाइप्स हैं रिसर्च के, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.